बच्चों, लेक्चर नंबर 8 के साथ हम उपस्थित हैं। इसके तहत लेक्चर नंबर 7 के आगे का आंकिक प्रश्न किया जाए। यहाँ शुरुआत करते हैं कि 6 सेमी दूर स्थित दो बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम व ऋण 2 माइक्रोकूलम के, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच समविभव पृष्ठ की स्थिति बताइए और उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। ये पहला न्यूमेरिकल है आज का। +2 माइक्रोकूलम व -2 माइक्रोकूलम के आवेश छह सेंटीमीटर दूरी पर हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर समविभव पृष्ठ की स्थिति बताइए व इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। की दिशा क्या होगी? ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। माना दो बिंदुओं ए व बी जो एक दूसरे से 6 सेमी दूरी पर हैं, पर क्रमशः +2 माइक्रोकूलम व -2 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसके मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु O है, से जाने वाला माना बिंदु 6 सेमी दूर स्थित बिंदु बिंदुओं ए व बी पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम व ऋण 2 माइक्रोकूलम आवेश है। मध्य बिंदु O है, ए बी के लंबवत O से जाने वाला O से जाने वाले पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु दोनों आवेशों से
समान दूरी पर है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। अतः यही पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। ठीक, इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट, ये बी पार्ट है। ठीक, यह ए पार्ट है। पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र ए से बी की ओर, हम पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात ए से बी की ओर। ये देखिए पृष्ठ यहाँ का, ये पृष्ठ है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, तो ये आपका पहला प्रश्न था कि 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के आवेश सेमी दूरी पर है, इन्हें मिलाने वाली रेखा पर समविभव पृष्ठ की स्थिति बताइए। तो आपने बताया कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं पर रेखा AB के लंबवत ये समविभव पृष्ठ होगा। क्यों समविभव है? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु की दोनों आवेशों से दूरियां समान है, आवेश भी 2-2 माइक्रोकूलम समान है, इसलिए विभव भी समान होगा। और किसी पृष्ठ पे यदि सभी बिंदुओं के विभव समान है तो हम उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा ये है। ठीक, तो समविभव पृष्ठ की स्थिति कहाँ है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर रेखा AB के लंबवत खींचे गए पृष्ठ को हम यहाँ समविभव पृष्ठ कह रहे हैं। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल लगाया जाए। दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा अंकित प्रश्न है कि -2
इंटू 10⁻⁹ कूलम लघु आवेश को ये बिंदु P से Q तक ले जाने में कृत कार्य ज्ञात करना है, जिसे हम R से होते हुए लाएं। मान लीजिए अगर R से होते हुए न ले जाएं, सीधे लाएं, तो कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ये दूसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसको मिटा दें। आज का दूसरा अंतिम प्रश्न, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम लघु आवेश को बिंदु P 003 से बिंदु Q 040 तक बिंदु R 069 से होते हुए ले जाने में कृत कार्य क्या होगा। यदि R से न ले जाए तो ठीक क्या प्रभाव पड़ेगा। हो गया। ये प्रश्न था कि -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम के लघु आवेश को बिंदु P से Q तक R से होते हुए लाना है। तो इस क्रिया में कृत कार्य ज्ञात कीजिए। यदि हम इसे R से न ले जाएं तो कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। ये मूल बिंदु है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। यहाँ आपका बिंदु है P 003, यहाँ बिंदु है Q 040 और यहाँ बिंदु है R 069। यह YZ प्लेन में R बिंदु है और ये Z अक्ष पर P और Y अक्ष पर यह Q है। ठीक, यहाँ पर मूल बिंदु पर 8 मिली कूलम का आवेश है
8 मिली कूलम का आवेश मूल बिंदु पर है। क्या लिखें? O पर 8 मिली कूलम का आवेश है। चलिए अब हम सबसे पहले यहां आवेश 8 मिली कूलम आवेश से P की दूरी, 8 मिली कूलम आवेश से Q की दूरी, ठीक, ये सब निकालते हैं। क्लियर? फिर वैद्युत विभवांतर निकालते हैं, फिर किया गया कार्य निकालते हैं। चलिए 8 मिली कूलम आवेश के कारण P पर विभव Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 8 मिली मतलब 10 की घात ऋण 3, ठीक, बटे r, r मतलब 3 सेंटीमीटर, तो 10 की घात ऋण 2, ठीक। ये जो मान दिए गए हैं सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 की घात ऋण 2 का गुणा कर दिए, मीटर में हो गया, एसआई सिस्टम में हो गया। ये समीकरण 1 व 8 मिली कूलम आवेश के कारण Q पर विभव VQ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 8 इंटू 10 पावर -3 अपॉन r, r की जगह 4 इंटू 10 पावर -2, ठीक, ये हो गया ये समीकरण 2। अब इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V, VQ माइनस VP, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, 8 गुणे 10 की घात ऋण 3 भी ऊपर कॉमन, और नीचे 10 की घात ऋण 2 कॉमन, तो VQ की जगह बच गया 1/4 माइनस VP की जगह बच गया 1/3, यही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 8 गुणे 10 की घात ऋण 3 बट्टे 10 की घात ऋण 2, और यहाँ 3 - 4/12, तो ये आ गया, 3 में से 4 घटाएंगे ऋण 1, तो आएगा माइनस, और यहाँ 9 गुणे 10 की घात 9, 8 गुणे 10 की घात ऋण 3 बटे 10 की घात ऋण 2, और गुणे यहाँ आएगा 1/12, तो ऋण 1/12 आता है पहले। अब इनको काटा जाए, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 3 × 3, 3 तिहाई 9, तो इस प्रकार डेल्टा V का मान आ गया यहाँ 3 और गुणे 2, 3 दूना 6 गुणे 10 की घात, देखिए 3 और गुणे 2 6 आ गया, और 10 की घात, यहाँ ऋण 2 है, ऊपर ऋण 3 है, 10 की घात ऋण 1 बचे, और ये 10 की घात 9, 10 की घात 8 हो गई, तो 6 गुणे 10 की घात 8 हो गई, ठीक, ये विभवांतर हुआ। तो कृतकारी W बराबर Q गुणे V, Q का मान है ऋण 2
गुणे 10 की घात, यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह है, देखिए ये ऋण है, पहले ऋण लिख दीजिए, तो ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 9 गुणे ऋण 6 गुणे 10 की घात 8। अब इन्हें जब हल किया जाएगा ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन आ जाएगा, ये हो गया 1.2, ये 6 दूना 12 आएगा, ठीक। और ये देखो ऋण 8 और यहाँ 10 की घात 8, 10 की घात लेट आएगा, एक अंक पर दशमलव आ गया, इतना जूल, ठीक। ये कृत कार्य आ गया 1.2 जूल। और ये कहा गया है कि अगर हम इसको R से न लाएं तो कुल मिलाकर के कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, आप चाहे जैसे भी लाइए, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। यहां लिख लिया जाए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार ये दूसरा न्यूमेरिकल हुआ। तीसरा, चलिए तीसरा न्यूमेरिकल है कि डी भुजा के घन के प्रत्येक शीर्षों पर क्यों आवेश स्थित हो तो उसके केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए इसको मिटाएं, क्वेश्चन देखें। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है आज का। डी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यों आवेश स्थित है, इसके केंद्र पर वो मान ले रहे हैं पर वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। चलिए घन बनाते हैं। मान लीजिए यही घन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच
इस प्रकार घन के कुल 8 शीर्ष हैं। ठीक, आप देखिए घन का मतलब जैसे ये वर्गाकार फलक होती है घन में, इसमें 4 शीर्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 ये 3 ये 4। ठीक इसी प्रकार से इसके ठीक सम्मुख भी 4 शीर्ष होते हैं। कुल मिलाकर घन में देखिए कुल 8 शीर्ष होते हैं। इन प्रत्येक शीर्षों पर Q आवेश स्थित है। ठीक, अब इसका केंद्र कैसे होगा? घन के विकर्णों का कटान बिंदु इसका केंद्र होता है। घन के विकर्णों का कटान बिंदु को केंद्र कहते हैं, घन का केंद्र कहते हैं। केंद्र से सभी 8 शीर्षों की दूरियां समान होती है। केंद्र O से सभी शीर्षों की दूरियां ठीक, विकर्ण की लंबाई d√3 होती है और उसका हाफ आधा d√3/2 यही केंद्र से सभी शीर्षों के बीच की दूरियां होती हैं, जो कि समान होती है। दूरियां √3/2d समान होती है। ठीक, तो देखिए ये शीर्ष है, ठीक, ये विकर्ण BH और AG के बीच की दूरी है, ये समान हो गया। तो इस ढंग से केंद्र को आपने दिखाया। तो चलिए ये कैसे होती है इसको देखा जाए। तो सबसे पहले तो हम ये भुजा BG निकालें। घन के प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है और वर्ग का विकर्ण घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। जिसका विकर्ण ठीक पाइथागोरस प्रमेय से ये BG² बराबर D² + D² बराबर 2D² इम्प्लाइज, इसको हम ले लें समीकरण 1 ना, तो ये हो गया। फिर घन का विकर्ण
BH स्क्वायर बराबर BG स्क्वायर धन GH स्क्वायर। चित्र से आप देख लेंगे इसको, ये हो गया 2D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 3D स्क्वायर। इसलिए बीटा BH हो गया D अंडर रूट 3। अब विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु को इसे समविभाजित करते हैं। अतः O की सभी शीर्षों से दूरी अंडर रूट 3/2 इंटू D, इसी का हाफ, ठीक, समान होगी। तो सभी 8 शीर्षों के आवेशों के कारण O पर विभव V बराबर 8 गुणे 1/4πε0 Q बटे R, R मतलब अंडर रूट 3D/2। इसी को हल कर लें, अपान 2 ऊपर चला गया, अपान 2 ऊपर गया तो 8 दूनी 16 आया, 16 बटे 4 काट दिए तो 4 ऊपर 4 आ गया, और Q अपान इधर अंडर रूट 3πε0 D आया। इसे हल करने में कितना आ गया फिर देख लीजिए, ये 2 ऊपर पहुंचा, 8 दूनी 16, 16 बटे 4 से ऊपर 4 आ गया, और Q अपान अंडर रूट 3πε0। ये विभव आया घन के केंद्र पर। अब इस घन के केंद्र पर तीव्रता देखिए, सममित के कारण प्रत्येक विपरीत शीर्षों पर आवेश के कारण केंद्र O पर क्षेत्र की तीव्रता बराबर व विपरीत होती है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो परिणामी तीव्रता 0 हो जाएगी। तो लिखिए इसका बी पार्ट, सममित के कारण विपरीत शीर्षों के आवेशों के कारण O पर तीव्रताएं बराबर व विपरीत होती है। विपरीत होती हैं, जैसे आप यहीं देख लें कि मान लीजिए एक आवेश Q यहाँ है, एक आवेश Q यहाँ है, ठीक, अब इनके बीच में बिंदु O है, तो इस आवेश के कारण O पर तीव्रता दूर की ओर
और इस आवेश के कारण O पर तीव्रता दूर की ओर, तो दोनों एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में है, बराबर है, तो एक दूसरे को निष्फल कर देंगी, निरस्त कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो घन के केंद्र O पर परिणामी तीव्रता शून्य होगी। ठीक, इस प्रकार यह प्रश्न बहुत ही अच्छा था। फिर से एक बार सुन लें। डी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्षों पर Q आवेश है, उस घन के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव है। तो वैद्युत विभव चूंकि अदिश राशि है, इसलिए सभी 8 शीर्षों के कारण वैद्युत विभव दूरी समान होने के नाते जुड़ गया, 8 का गुणा हुआ, लेकिन तीव्रता एक ही रेखा पर तीव्रताएं बराबर और विपरीत दिशा में काम कर रही हैं, इसलिए केंद्र पर ये सभी तीव्रताएं एक दूसरे को निष्फल कर देंगी और परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक, चलिए इसका अगला न्यूमेरिकल करते हैं। आज का अंतिम न्यूमेरिकल H2 अणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो H2 धनायन बनेगा। इस धनायन के 2 प्रोटॉन 1.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर तथा इलेक्ट्रॉन व प्रत्येक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न आप सुन लिए। आज का ये चौथा और अंतिम प्रश्न, H2 अणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर H2 धनायन बनता है। इसके 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम व इलेक्ट्रॉन तथा प्रत्येक प्रोटॉन की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, माना निकाय संलग्न चित्र के अनुसार, माना
संलग्न चित्र के अनुसार निकाय है। ए बी सी, यहाँ प्रोटॉन E प्लस, यहाँ E प्लस, यहाँ इलेक्ट्रॉन E माइनस, इनके बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम और इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये निकाय है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए। यहां लिख रहे हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। U बराबर ये 1/4πε0, ये सभी में होता है, इसको हम कॉमन ले रहे हैं। यह है कि Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q3 Q1 बटे R31। इस सूत्र में हम मान रख दें तो 1/4πε0 Q1 का मान E गुणे Q2 का मान E बटे R12 का मान 1.5 एंगस्ट्रॉम माने 10⁻10 प्लस Q2 Q3 का मान E, Q3 का मान माइनस E बटे R23 का मान 1 एंगस्ट्रॉम 1 गुणे 10⁻10 प्लस Q3 Q1 का मान माइनस E गुणे Q1 का मान E बटे R31 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम 1 गुणे 10⁻10। सभी मान रख दें। 1/4πε0 के का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। आप फिर ध्यान दें, गुणे E² हर जगह से कॉमन बटे 10⁻10 भी हर जगह से कॉमन। अंदर क्या बच गया? E² बटे 10⁻10 1/1.5 धन में ऋण का गुणा ऋण। E² बटे 10⁻10 कॉमन के यहाँ बच गया 1, फिर ऋण में धन का गुणा ऋण, यहाँ भी ये हट गया तो बच गया 1। तो इस प्रकार ये हुआ 9 गुणे 10⁻9, E का मान 1.6 गुणे 10⁻19 स्क्वायर है तो फिर एक बार 1.6 गुणे 10⁻19 बटे 10⁻10 और ये हो गया 2/3 ऋण 2। ये 3 में 2 का गुणा करेंगे ऋण 6 धन 2 आ गया ऋण 4, तो ऋण 4/3 तो आ गया यहाँ पर ऋण 4/3, यही लिख लिया जाए। ये हो गया 9 गुणे 10⁻9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 बटे 10⁻10 गुणे यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6 ऋण 6 धन 2 तो आ गया ऋण 4/3। 3 एकम 3, ये 3 तिहाई 9 कट गया। ये आ गया 4 तिहाई 12, 16 में 256। अब 256 में 12 का गुणा किया, हम मौजमानी गुणा करते हैं। 12 छन 72 की 2 हासिल आया 7, 12 25 60 और 7 67 की 7 हासिल आया 6, 12 दूनी 24 और 36। और ये है 2.562 अंक पर दशमलव था, दशमलव यहाँ 2 अंक पर आ जाएगा। हम एक अंक पर अपने मन से लगाते थे, यहाँ आ गए
इसको छोटा किए, बाद में हम उसको बड़ा करते हैं। ये ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ये ऋण आ गया। ठीक, अब आगे आ गया ये 19, 19, 38, 38 में से 10 गया 28, 28 में से 9 गया 19, तो 10 की घात ऋण 19 बचा। फिर से जरा देख लिया जाए, इनको हम अपने ढंग से वैसे ही रखेंगे। अब बचा कितना देखिए, ये 4 तिहाई 12 ऋण, ये 4 तिहाई 12, 12 गुणे 16, 12 6 72 की 2, 80 लाया 7, 12 51, 12 7 19। ठीक, एक अंक पर दशमलव, तो आ गया 19.2। सबका गुणा करने पर 19.2 आ गया। और ये देखिए नीचे ऋण 10 ऊपर ऋण 19, तो बच गया ऋण 9 और धन 9 कट गया, कुल मिलाकर आ गया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी ऊर्जा है। ठीक, इस ढंग से हमने इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाल ली है। ठीक, थैंक्स।